है कि अब आपको क्या जानना है? अब आपको उनसे सम दोस्तों नमस्कार, ग्रेट कांसेप्ट के इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमने छोटी-छोटी तमाम जानकारियाँ पढ़ ली है, जैसे कि हाफ वेव क्या होता है, फुल वेव क्या होता है और उससे संबंधित इसकी ग्राफ कैसे बनती है और कौन-कौन से डायोड एक्टिवेट होते हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ठीक है? बेटा आगे जब है ना, इसमें थोड़ा-सा पोर्शन और बचा है कि अब आपको क्या जानना है? अब आपको उनसे संबंधित शब्दावलियाँ जाननी है और उसके बाद में लास्ट में क्या जानना है आपको एक टेबल जिसके अंदर सारे क्वेश्चन बन जाएँगे। ठीक है? आओ समय जाया नहीं करते और सीधे लिखते हैं रेक्टिफायर की शब्दावलियाँ। रेक्टिफायर की शब्दावलियाँ। अब ये वो शब्दावलियाँ हैं बेटा, जिसको जानने के बाद आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हैं वो आराम से हो जाएँगे, जो लाइनर होते हैं ना, लाइन में होते हैं वो वाले। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। तो पहला है बेटा अधिकतम धारा। पहला क्या है? अधिकतम धारा। अब बेटा ये अधिकतम धारा जो है, ऐसे तो आप सब कुछ जानते हैं क्योंकि हमने एसी थ्योरी पढ़ रखा है, उससे रिलेटेड ही है ये, ठीक है? लेकिन फिर भी थोड़ा-सा बता देता हूँ, अधिकतम धारा क्या है बेटा? जो धनात्मक साइकिल और ऋणात्मक में जो पीक वैल्यू लेता है ना, यानी कि वो वेव फॉर्म द्वारा धनात्मक साइकिल में जो अधिकतम मान होता है ना, उसे कहते हैं अधिकतम धारा, ठीक है? लिखो बेटा, इनपुट एसी आरोपित होने पर रेक्टिफायर के आउटपुट में इनपुट आरोपित होने पर यानी कि लगाने पर आरोपित इनपुट आरोपित होने पर होने पर रेक्टिफायर क्या होता है बेटा? इनपुट आरोपित होने पर रेक्टिफायर के आउटपुट में केवल क्या होता है? जैसे इनपुट दोगे ना तो केवल धनात्मक प्राप्त होगा पहले, ठीक है? तो इनपुट आरोपित होने पर में रेक्टिफायर में केवल धनात्मक केवल धनात्मक अर्धचक्र प्राप्त होता है कि नहीं? बिल्कुल, धनात्मक अर्धचक्र ही प्राप्त होता है ही प्राप्त होता है, ठीक है? अब सर इससे इसका क्या मतलब है? 2 मिनट बताता हूँ। इससे ये प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा, इस धनात्मक चक्र का जो अधिकतम मान होगा ना, वो अधिकतम धारा होती है ना? अब इस धनात्मक चक्र का अधिकतम मान ही अधिकतम मान ही क्या होता है बेटा? अधिकतम धारा होता है। अधिकतम
धनात्मक चक्र का अधिकतम मान ही क्या होता है बेटा? अधिकतम धारा होता है। अधिकतम का अधिकतम मान ही क्या होता है बेटा? अधिकतम धारा होता है। अधिकतम धारा होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, जैसे ही पॉजिटिव साइकिल दोगे ना, तो पॉजिटिव में जो अधिकतम मान होगा ना, वो होगा इसका अधिकतम धारा का मान। कब? धनात्मक चक्र में। ठीक है, अब अगर पीक टू पीक बोलेगा तो बेटा क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव का मिला। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ से बेटा एक चीज और ध्यान रखना, वैसे तो यहाँ नहीं होता लेकिन बता देता हूँ। जैसे बेटा एक नेगेटिव पीक और पॉजिटिव पीक का जो होता है ना, इसको कहते हैं पीक टू पीक। ठीक है, हाँ, बस अभी तो आप ये ध्यान रखो। ठीक, चलिए अगला टर्म आता है बेटा औसत मान। क्या आता है? औसत मान। वैसे तो आपको पता है, गणित में हम पढ़ते हैं राशियों का योग बेटा, राशियों की संख्या है ना बेटा, उसी तरह का ही होता है। लिखो बेटा, अगला है औसत मान। अगला क्या है? औसत मान। औसत मान। ठीक है, अब ये औसत मान क्या होता है देखना है बेटा आराम से। सबसे पहले तो इसे प्रदर्शित किससे करेंगे? ध्यान रखना बेटा, औसत मान डीसी से संबंधित होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा, एवरेज मान हमेशा किससे संबंधित होता है? डीसी से। ठीक है, तो इसे सदैव किससे बेटा? आईडीसी से व्यक्त करते हैं। आईडीसी से दर्शाते हैं, है ना? हाँ, ये देखो बेटा, आई यानी कि धारा किसकी? डीसी की। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, किसी भी रेक्टिफायर के आउटपुट में प्राप्त होने वाली धारा बेटा क्या होता है? घटते और बढ़ते स्वभाव की होती है। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यावर्ती होती है ना। देखो बेटा, जैसा कि हमें ज्ञात है, किसी रेक्टिफायर प्राप्त धारा कैसी होती है बेटा? घटते, यानी कि पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, फिर इस स्वभाव की होती है। घटते तथा बढ़ते स्वभाव की होती है। बढ़ते स्वभाव बढ़ते स्वभाव की होती है। ठीक है, चलिए अब बेटा ध्यान रखना, अगर ये घटते और बढ़ते स्वभाव की है, इसका मतलब क्या है? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बनी किससे बेटा? एसी। एसी क्या होती है? घटते और बढ़ते स्वभाव की, इसलिए ये भी होती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है? अतः शून्य से अधिकतम मान का जो औसत होता है ना, उसे ही क्या बोला जाता है? उसे ही क्या बोला जाता है बेटा? औसत मान कहा जाता है। अतः शून्य से अधिकतम मान मानों का, कौन सा बेटा? शून्य से लगाकर अधिकतम सारे मानों का औसत ही क्या कहलाता है बेटा? औसत धारा कहलाता है। औसत धारा कहलाता है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, वास्तव में इसे आईडीसी भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं बेटा? आई एवरेज भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहाँ दो मान आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले तो एक मान ध्यान रखोगे बेटा, हाफ वेव का। हाफ वेव का औसत मान, हाफ वेव यानी कि अर्ध तरंग, जो हमने पहले पढ़ा था ना, वो अर्ध तरंग का औसत मान। औसत मान कितना होता है? तो ध्यान रखना बेटा, इसका मान होता है आई डीसी बराबर क्या हो जाएगा? वीएम बटा पाई। अब सवाल आता है, सर ये पाई कैसे आता है? इधर आओ बेटा, मैं बताता हूँ। ये कौन सी तरंग है बेटा? आधी तरंग है कि नहीं? तो आधी तरंग में बेटा कौन सा है? यही है आधा भाग, और ये आधा भाग कितना होता है बेटा? 0 से पाई। 0 से पाई, इसलिए बेटा क्या लिखा है? पाई। ठीक है, समझ में आया? यहाँ आई एम लिख दो, यानी कि अधिकतम मान का पाई भाग। बोलो कोई दिक्कत? ये हो गया औसत, ये हो गया औसत। देखो आराम से, आधी तरंग के लिए है, इसलिए बेटा आधी तरंग क्या होती है? पाई तक। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। और बेटा 1/पाई को जब सॉल्व करते हैं ना, तो ये मान आता है 0.318। इसको याद कर लो बेटा, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला क्या है बेटा? फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। सर ये भी याद करना है? बिल्कुल बेटा, नंबर लाने हैं, याद करना पड़ेगा। फुल वेव पर याद कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। फुल वेव का औसत मान। ठीक है, फुल वेव का औसत मान। ठीक है, देखो बेटा, इसके लिए आईडीसी यानी कि एवरेज कितना हो जाएगा? देखना बेटा, आई एम बटे में कितना हो जाएगा? 2 पाई। सर यहाँ पे मैंने 2 पाई क्यों लिखा है? इधर आओ, वापस आओ, इधर आओ। ठीक है, अब मुझे बताओ,
ये मान जो होगा बेटा इसका दुगना होगा कि नहीं? आधी साइकिल के लिए पाई है तो बेटा पूरी साइकिल के लिए दुगना, तो क्या होता है बेटा 2Im/पाई, 2Im/पाई। और बेटा जब इसको सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा? आप खुद देख लो बेटा, 318 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 636 यानी कि 0.636 Im, है ना? अगर आपको अधिकतम धारा दी होगी तो बेटा फुल वेव के लिए क्या करोगे? 0.6 से मल्टीप्लाई करना, और बेटा हाफ वेव के लिए क्या करोगे? 0.3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक? चलिए, तो ये हो गया बेटा आपका कंप्लीट। ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से क्या सर मैं अधिकतम धारा निकाल सकता हूँ? तो बिल्कुल बेटा, ओम के नियम से लगाओ ना आप। तो क्या लगोगे बेटा? Vm बट्टे में RL। RL क्या है? लोड को भाग में लगाओ और आंसर। बेटा कभी भी इलेक्ट्रिकल के कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको धारा बोले तो ओम के नियम को मत भूलना। ठीक है? ओम का नियम लगा दो और हर नियम से आ जाएगा। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये है आपका औसत मान। हाफ वेव के लिए ध्यान रखना, फुल वेव के लिए ध्यान रखना 0.318 और 0.6। ठीक? चलिए अब अगला होता है बेटा, जो किसका होता है? हमारा आरएमएस मान। वैसे हम पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की दृष्टि से। ठीक है? इसके अलावा बेटा और क्या लिख सकते हैं? इसे आई एवरेज भी लिख सकते हैं ना, तो यहां लिख दो तथा आई एवरेज से दर्शाते हैं। ठीक है? चल, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्या है बेटा? आरएमएस मान। तीसरा पॉइंट क्या है? आरएमएस मान। तीसरा यानी कि वर्ग माध्य मूल मान, है ना? ये सब आपने पढ़ा है ना? तो बेटा पूरी इलेक्ट्रिकल में जो बेसिक होती है ना, उसके अंदर लगभग सबका सार होता है, इसलिए बेसिक बहुत ढंग से करनी चाहिए। ठीक है? पहली पॉइंट बेटा, इसे लिखोगे कैसे? तो इसे आईआरएमएस या आरएमएस धारा भी कहा जाता है। तो लिखना बेटा, इसे आईआरएमएस या आरएमएस धारा भी कहते हैं, या आरएमएस। ये कुछ नहीं है बेटा, ये इसका फुल फॉर्म ही है, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है? धारा भी कहते हैं, धारा भी कहते हैं। सर ये तो हमने एसी में भी पढ़ा था। बिल्कुल बेटा, पढ़ा था। ये किससे रिलेटेड होती है? तो ध्यान रखना बेटा, हमेशा जो आरएमएस होती है ना, ये मान हमेशा किससे रिलेटेड होता है? एसी तरंगों से रिलेटेड होता है। ठीक है? क्लियर? क्लियर? बिल्कुल सर, क्लियर। चलिए, अब अगला क्या ध्यान रखोगे बेटा? इसकी परिभाषा। तो ये कब आती है? ध्यान रखना बेटा, रेक्टिफायर में फिल्टर होने से पहले बेटा 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो आपके पास क्या होता था? देखो बेटा, सबसे पहले ये आपका इनपुट है ना, एसी नेचर का। इसको आप किसमें डालोगे? इसको अपन किसमें डालते थे? रेक्टिफायर में। किसमें डालते थे? रेक्टिफायर में। जब भी मैं रेक्टिफायर में डालूंगा तो मुझे अशुद्ध डीसी प्राप्त होगी, है ना? अशुद्ध डीसी प्राप्त होगी ना, इसे क्या कहते हैं बेटा? अशुद्ध डीसी। ये सब पढ़ चुके हो बेटा आप। इस अशुद्ध डीसी को बेटा कहाँ डालते हो? फिल्टर में डालते हो। कहाँ डालते हैं बेटा? फिल्टर में डालते हैं। और हमें क्या मिल जाता है? पल्सेटिंग डीसी मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है बेटा। इसे क्या बोला जाता है? पल्सेटिंग डीसी। इससे क्या बोला जाता है? पल्सेटिंग डीसी, यानी कि घटता बढ़ता बेटा, इसे क्या कहते हैं? पल्सेटिंग डीसी। और इस पल्सेटिंग डीसी को फिर से आप किस में डालते हो बेटा? वोल्टेज रेगुलेटर में जब डालते हैं ना, वोल्टेज रेगुलेटर, तो आपको क्या मिलती है? आपको मिलती है बेटा स्थिर प्रकार की डीसी, यानी कि प्योर डीसी मिलती है। क्या मिलती है बेटा? प्योर डीसी। इसको जब आप डालते हो ना तो बेटा आपको क्या मिलती है? शुद्ध डीसी, है ना? यही प्रोसेस था, यही समझाया था मैंने आपको। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? ये पूरा प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं साथियों रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस। क्या कहते हैं? ये पूरा प्रोसेस क्या है? रेक्टिफिकेशन का। ठीक है? अब परिभाषा यहीं से निकलेगी, ध्यान रखना। इस रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में फिल्टर से पूर्व, ये वाली फिल्टर से पूर्व यानी कि ये वाली, है ना? समझ गए? तो लिखना बेटा, किसी रेक्टिफायर में फिल्टरेशन से पूर्व जो सामान्य प्रकार से अमीटर से मापी गई जो धारा होगी ना बेटा, वो कहलाएगी आरएमएस मान। ठीक है? तो लिखना बेटा, रेक्टिफिकेशन यानी कि आप कह सकते हो रेक्टिफायर में कौन सा प्रोसेस बेटा? फिल्टरेशन, फिल्टर प्रोसेस, फिल्टर प्रक्रिया से पूर्व, यानी कि बेटा ये वाली, ये वाली। ठीक है? फिल्टर प्रक्रिया से पूर्व अमीटर द्वारा मापी गई माप क्या कहलाती है बेटा? माप हमेशा क्या? वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। तो आप कहोगे सर डीसी वाली कहाँ? अरे भैया, डीसी वाली तो यहाँ से, इसीलिए तो अपन बोलते हैं बेटा वर्ग माध्य मूल मान जो होता है इस एवरेज से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये पहले का मान है। इसको जब वोल्टेज रेगुलेशन डालेंगे तो और थोड़ा घट जाएगा। समझ में आया? तो ध्यान रखना बेटा, ये औसत से ज्यादा होता है। कौन सा? वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है? इसलिए कहते हैं बेटा आराम से पढ़ा करो। ठीक है? अब लिखो बेटा, अब पूरी तरंग के लिए
IRMS का मान क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना बेटा। अतः फुल वेव के लिए, फुल वेव अगर यहाँ पे मान 1 था तो यहाँ पर कितना बचा 0.7 और यहाँ पर कितना हो गया बेटा 0.6, इसलिए यहाँ औसत और यहाँ RMS, ठीक है। अतः फुल वेव के लिए कौन सा बेटा, IRMS का मान कितना हो जाएगा, यानी कि वर्ग माध्य मूल का मान कितना होता है बेटा, ध्यान रखना कितना हो जाएगा, IM बटे में √2, IM बटे में √2, और बेटा इसी मान को क्या बोला जाता है 0.707, क्या बोला जाता है 0.707 IM, ठीक है। हाँ, और ये मान कहाँ प्राप्त होगा बेटा, यहाँ पर RMS मान प्राप्त होगा और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, I एवरेज मान प्राप्त होगा। समझ में आया? आया। तो सर हाफ वेव का भी बता दो, तो कुछ नहीं है, इसका भी क्या कर दो बेटा, आधे से भाग दे दो, यानी कि IM/2, खत्म, ठीक है। यहाँ लिख दो बेटा। तो ज्यादातर अपने को फुल वेव का ही पूछते हैं, तो आप फुल वेव का ध्यान रखो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चले आगे, चले बहुत बढ़िया। अब बेटा एक अगली टर्म आती है अपने पास, कौन सी, पीक इनवर्स वोल्टेज। कौन सी, पीक इनवर्स। देखो जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था पीक इनवर्स क्या होता है बेटा, रिवर्स बायस में किसी भी वोल्टेज के ब्रेकडाउन होने की क्षमता, यानी कि उससे ऊपर अगर वोल्टेज दोगे तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, पढ़ाया था मैंने, तो बस उसी को समझना है, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा, लास्ट में जो टेबल में मैं लिखाऊंगा PIV वो याद कर लेना, ठीक है। अभी पहले इसकी परिभाषा लिखो। पीक इनवर्स वोल्टेज, चौथा क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टता, पीक इनवर्स वोल्टता, अच्छा पीक इनवर्स वोल्टता। चलिए, तो सबसे पहले तो इसे प्रदर्शित किसे कहते हैं, तो बेटा इसे PIV से दर्शाते हैं। इसे आपने पता है फुल वेव कर रहे थे ना, तब ट्वाइस VM निकल रहा था और ये समस्या थी, इसलिए हमने ब्रिज रेक्टिफायर को, वो क्या है बेटा, साइज में भी कम हो गया और PIV भी कम हो गई, देखना मैं बताऊंगा। इसे PIV से दर्शाते हैं, कुछ नहीं बेटा, पीक इनवर्स वोल्टेज दर्शाते हैं। P मतलब पीक, I मतलब इनवर्स और V मतलब वोल्टेज, यानी कि इनवर्स यानी कि उल्टा, रिवर्स बायस में वोल्टेज, पीक यानी कि अधिकतम, ठीक है, यानी कि डायोड की अधिकतम वोल्टेज सहन करने की क्षमता, ठीक। अब परिभाषा लिखो बेटा, रेक्टिफायर के चालन की अवस्था में एनोड तथा कैथोड के मध्य अधिकतम प्राप्त वोल्टता, ठीक है। तो लिखो बेटा, रेक्टिफायर की चालन की अवस्था में, चालन की अवस्था में, चालन की अवस्था में लिखना जरूरी है, अरे भैया चलाओगे तभी तो होगा ना। हाँ, की अवस्था में एनोड से, ये सीधी सीधी पूछेगा बेटा परिभाषा, एनोड से कैथोड के मध्य, एनोड से कैथोड के मध्य कौन सी वोल्टता, कौन सी वोल्टता बेटा, एनोड से कैथोड के मध्य विकसित यानी कि उत्पन्न होने वाली अधिकतम मान के मध्य, विकसित यानी कि उत्पन्न होने वाली, विकसित अधिकतम मान, मान ही क्या कहलाता है बेटा, पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है, पीक इनवर्स वोल्टता कहलाता है। और ध्यान रखना बेटा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे बच्चे इस डेफिनेशन को नहीं बता पाते हैं, लेकिन आप बता पाओगे, ठीक है। यानी कि एनोड और कैथोड के मध्य जो मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप होती है ना, उसको कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी लिख दो बेटा, PIV के अनुसार क्या करता है, डायोड ऑपरेट करता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया क्लियर। अब पांचवा, आपने अक्सर एक नाम सुना है, रिपल, रिपल वोल्टेज सुना है ना, रिपल आवृत्ति, तो बेटा वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखना बेटा, प्रत्येक, इसमें एक लाइन और जोड़ लो कि प्रत्येक, यानी कि ऐसे लिख दो बेटा, हाफ वेव के लिए, हाफ वेव का PIV कितना होता है बेटा, VM होता है, यानी कि अधिकतम मान के बराबर होता है। ये क्या है, अधिकतम मान, ठीक है, बहुत सही। अब देखो उसी तरह बेटा एक और याद करो। अब आप कहोगे सर यहाँ पर आपने ब्रिज का क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि जो फुल वेव का होता है ना बेटा, वही ब्रिज का होता है, इसलिए डोंट वरी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी बेटा जो फुल का है वही ब्रिज का है, ठीक है, डोंट वरी। चलो, फुल वेव, ये क्या पूछता है इसलिए मैं लिखा देता हूँ, फुल वेव का PIV, यानी कि फुल वेव के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, वो होता है बेटा 2VM, है ना, ये भी अधिकतम ही होता है। अब देखो, अगर ब्रिज का VM इसके बराबर होता है ना, तो मैं नहीं लिखा था, ठीक है। अब अलग है इसलिए लिखा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ब्रिज रेक्टिफायर का, ब्रिज रेक्टिफायर का, ब्रिज रेक्टिफायर का PIV कितना होता है, जल्दी से बताओ। तो बेटा उसका PIV वापस इसके बराबर हो जाता है, यानी कि VM हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया।
आई होप बेटा बहुत अच्छे से आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है। अगला है हमारी रिपल आवृत्ति। क्या होती है रिपल आवृत्ति? बेटा जब ये रेक्टिफायर होता है ना, तो उसके अंदर कुछ-कुछ एसी के कंटेंट रह जाते हैं, उसे कहते हैं रिपल। इधर आओ मैं समझाता हूँ। ये देखो बेटा ये प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है। अब देखो बेटा जब ये रेक्टिफायर होगा ना कुछ एसी का मान रह जाता है कि नहीं? ये एसी का मान है। डीसी तो ऐसा होता है, इसके ऊपर जो एसी का मान है ना, इस